विवेचना में आज मुगल वंश की 3 पीढ़ियों के साथ रहने वाली घुमक्कड़ शहजादी गुलबदन की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। गुलबदन बेगम भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर की बेटी, उनके बेटे हुमायूं की सौतेली बहन और उनके पोते अकबर की बुआ थी। वो शायद अकेली महिला इतिहासकार थीं जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों बाबर, हुमायूं और अकबर की शख्सियत, उनके दरबार, हरम, उपलब्धियों और मुश्किलों की झलक बाहरी दुनिया को दी है। उनकी याददाश्त गजब की थी। अकबर ने अपनी बुआ गुलबदन बानो से अनुरोध किया कि वो उनके पिता और दादा के बारे में कुछ लिखें, जिसका इस्तेमाल अबुल फजल उनकी जीवनी अकबरनामा में कर सके। उन्होंने हुमायूं नामा लिखा, जिसमें उन्होंने हुमायूं के जीवन के सभी पक्षों का सजीव वर्णन किया। गुलबदन ने जब ये किताब लिखी थी, उस समय उनकी उम्र 64 साल की थी। सन 1529 में जब वो काबुल से भारत आई तो वो सिर्फ 6 साल की थी। वो अपने भाई हुमायूं के निर्वासन की गवाह बनी। वो पहली मुगल लड़की थी जो शाही काफिले में सफर कर खतरनाक खैबर दर्रा और सिंधु नदी पार करती हुई दिल्ली में अपने पिता बाबर से जा मिली थी। वो उन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। बाबर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाए थे। वो अपने बेटे हुमायूं से बहुत प्यार करते थे। एक बार हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। परेशान बाबर ने अपने दरबारियों से सलाह ली। गुलबदन लिखती हैं, एक अमीर मीर अब्दुल बाका ने उनसे कहा कि जब हकीमों के सारे उपाय नाकाम हो जाते हैं तो मरीज की सबसे कीमती चीज दान देकर खुदा से उसकी सेहत की दुआ की जाती है। बाबर का जवाब था, हुमायूं की सबसे कीमती चीज मैं खुद हूं, मैं उसके लिए अपनी कुर्बानी दूंगा। इसके बाद बाबर ने हुमायूं की पलंग का 3 बार चक्कर लगाया और खुदा से दुआ मांगी, अगर जान का बदला जान हो सकता है तो मेरी जिंदगी हुमायूं को लग जाए। गुलबदन आगे लिखती हैं, उस दिन ही हुमायूं ने अपनी आंखें खोल दी। वो अपने बिस्तर से उठ बैठे। जैसे जैसे हुमायूं की सेहत अच्छी होती गई, बाबर की सेहत बिगड़ने लगी। अगले 3 महीनों तक वो बिस्तर पर पड़े रहे और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया। जून 1539 में शेरशाह के साथ चौसा की लड़ाई में हुमायूं की बाईं बाह में चोट लग गई। उनके एक सैनिक ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली और उन्हें गंगा नदी की तरफ ले गया। हुमायूं ने घोड़े को नदी में उतारना चाहा, लेकिन उसने उन्हें पानी में गिरा दिया। उस समय एक भिश्ती अपनी चमड़े की मुश्क के साथ नदी पार कर रहा था। वो तुरंत बादशाह के पास पहुंचा और उसने उन्हें सुरक्षित नदी पार कराई। गुलबदन लिखती हैं, इस एहसान का बदला चुकाने के लिए बादशाह ने उस भिश्ती को 2 दिनों के लिए अपने सिंहासन पर बैठा दिया। उनके भाई कामरान ने हुमायूं को पत्र लिखकर उनके इस फैसले के प्रति अपना विरोध जताया। उन्होंने लिखा, इस वक्त जब शेरशाह आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन हुमायूं ने उनकी एक न सुनी और भिश्ती को गद्दी पर बैठा कर ही छोड़ा। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं, जब शेरशाह ने हुमायूं का पीछा किया तो हुमायूं के छोटे भाई कामरान ने उसे संदेश भेजा कि वो उसे पंजाब का गवर्नर बना दे। शेरशाह ने रणनीति के तहत उस पेशकश को स्वीकार कर लिया, लेकिन गुलबदन का विवरण इससे भिन्न है। वो लिखती हैं, कामरान नहीं बल्कि खुद हुमायूं ने शेरशाह को पत्र लिखकर अपने लिए लाहौर मांगा था। उन्होंने लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया है, लेकिन शेरशाह पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। उनका जवाब था, मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ा है, तुम वहां जा सकते हो। इस दौरान हुमायूं ने हमीदा बेगम से शादी की और 1542 में
अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं से हमीदा की शादी का भी बहुत दिलचस्प वर्णन गुलबदन ने किया है। वो लिखती हैं, उस जमाने में बादशाह या राजकुमार की तरफ से आए पैगाम को इनकार नहीं किया जाता था, लेकिन 14 वर्षीय हमीदा ने हुमायूं के शादी के पैगाम को ठुकरा दिया। शादी के प्रस्ताव को कई दिनों और हफ्तों तक उसने स्वीकार नहीं किया। आखिर में हालांकि वो इस रिश्ते के लिए मान गई, हमीदा ने मुझे खुद मजे ले लेकर बताया कि किस तरह उन्होंने 40 दिनों तक हुमायूं को हाँ नहीं की थी। जब ये तीनों कंधार पहुंचे तो हुमायूं के भाई अस्करी ने उन्हें वहां घुसने नहीं दिया। वहां से अपने 42 समर्थकों और अपनी पत्नी हमीदा के साथ हुमायूं आगे बढ़ गए। अकबर को उन्होंने 2 दाइयों और कुछ विश्वस्त सैनिकों की देखरेख में छोड़ दिया। आखिरकार हुमायूं ने लंबे संघर्ष के बाद ईरान के शाह की मदद से काबुल पहुंचने में सफलता हासिल की। उनके भाई कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात पर बहस हो रही थी कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। गुलबदन लिखती हैं, हुमायूं अपने दरबारियों से अपने छोटे भाई कामरान के बारे में बात कर रहे थे। दरबारियों ने एक स्वर में उनसे कहा, अगर कोई सम्राट या बादशाह बन जाता है तो वो भाई नहीं रहता। अगर आप अपने भाई के प्रति दरियादिली दिखाना ही चाहते हैं तो आप अपनी गद्दी का त्याग कर दीजिए। उनके दरबारियों ने उनसे अनुरोध किया कि वो अपने भाई की आंख फोड़वाने का आदेश दें। उन पर लगे आरोप गंभीर है। उन्होंने सबसे छोटे राजकुमार हिंदाल की हत्या कर दी थी और कई लोगों और परिवारों को बंदी बना लिया था। वो भाई नहीं, सम्राट के दुश्मन है। हुमायूं ने उन सब की बात सुनी और कामरान की आंख फोड़वाने का आदेश दे दिया। इसके बाद हुमायूं ने दोबारा भारत का राजकाज संभाला। हुमायूं भी बहुत दिनों तक भारत पर राज नहीं कर पाए। पार्वती शर्मा अपनी किताब अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं, हुमायूं अपने मेहमानों से लाल पत्थर से बने शेर मंडल में मिला करते थे। वहीं पर उनकी लाइब्रेरी भी थी। छत पर लोगों से मिलने का एक फायदा यह भी था कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोग हुमायूं की झलक पा सकते थे। एक दिन जब वो किले की ऊपरी मंजिल में अपनी लाइब्रेरी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, उन्हें पास की मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उसी समय झुककर सिजदे में जाना चाहा, लेकिन उनका पैर उनके जामे में उलझ गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। उनके सिर पर गहरी चोट आई और उनके कान से खून बह निकला। 3 दिन बाद 27 जनवरी को उनका निधन हो गया। अकबर के बादशाह बनने के बाद उनकी बुआ गुलबदन बानो ताजा बने फतेहपुर सीकरी के महल में रहने लगी। गुलबदन का कद छोटा था और वो तंदुरुस्त काठी की थी। अकबर उनको मुगल परिवार की एक बुजुर्ग महिला का सम्मान देते थे। पहले 2 मुगल सम्राटों के साथ रहने वाली गुलबदन अब अपने भतीजे के महल में रह रही थी। वो मुगल खानदान की पहली महिला थी जिन्होंने हजारों मील दूर सऊदी अरब में हज पर जाने का फैसला किया। अकबर ने उनके इस फैसले का समर्थन किया। उनके दल में कुल 11 महिलाएं थीं। मशहूर इतिहासकार रूबी लाल गुलबदन की जीवनी वेगाबॉन्ड प्रिंसेस द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ गुलबदन में लिखती है। सितंबर 1576 को गुलबदन बेगम के नेतृत्व में मुगल महिलाओं का दल 2 नौकाओं में सूरत से हज के लिए रवाना हुआ। उनके पास दान देने के लिए 6000 रुपए थे। उनके दल में कुछ पुरुष भी थे, क्योंकि मध्ययुगीन मुस्लिम दुनिया में महिलाओं के अकेले तीर्थ यात्रा पर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन यह साफ था कि इस यात्रा में सभी बड़े फैसले गुलबदन ही ले रही थी। गुलबदन मक्का में पूरे 4 वर्ष रही। उनके वहां पहुंचने के 1 साल के अंदर ही वहां के शासक सुल्तान मुराद तृतीय ने उन्हें व उनके साथियों को वहां से निकालने का आदेश दे दिया। 2 वर्ष बाद 1580 में यह आदेश फिर से दिया गया। इस तरह के 5 आदेश आज भी इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित हैं।
मुराद की नाराजगी की वजह थी इन महिलाओं का लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना। जहां जहां वो जाती उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती। गुलबदन सिर्फ मक्का में ही नहीं रुकी, उन्होंने सऊदी अरब के दूसरे शहरों की भी सैर की और ईरान के तीर्थ स्थान मशहद भी गई। उन्होंने चारों तरफ फितना फैला दी जो वहां के सुल्तान की नजर में गैर इस्लामिक था। मार्च 1580 में गुलबदन अपने पूरे अमले के साथ तेजराव नौका पर जिद्दा से भारत के लिए रवाना हुई, लेकिन अदन के नजदीक वो नौका टूट गई और गुलबदन को अपने साथियों के साथ अदन में 7 महीने बिताने पड़े। जब वो सूरत पहुंची उन्हें भारत छोड़े पूरे 7 साल हो चुके थे। सूरत पहुंचने के बाद वो फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हुई। इरा मुखौटी अपनी किताब डॉटर्स ऑफ द सन में लिखती हैं, बादशाह अकबर ने हज पार्टी का स्वागत करने के लिए 13 साल के शहजादे सलीम को अजमेर भेजा। रास्ते में वो मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर जियारत के लिए रुकी। अकबर ने सीकरी से 37 मील दूर खानवा में आकर अपनी बुआ का स्वागत किया। जब वो सीकरी पहुंची तो लोग उनके स्वागत में सड़कों पर उतर आए। गुलबदन ने अपने जीवन के अगले 20 साल अकबर के दरबार में बिताए। सन 1603 में 80 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ। उस समय उनकी भाभी और अकबर की मां हमीदा बानो उनके बगल में थी। उन्होंने गुलबदन को उनके प्रिय नाम बेगम जियो कहकर पुकारा। गुलबदन ने अपनी आंखें खोली और हमीदा बानो की तरफ देखकर कहा, मेरा सफर खत्म हुआ, खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। गुलबदन की मौत से अकबर को बहुत सदमा पहुंचा। उनके पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान तक पहुंचाने में उन्होंने अपना कंधा दिया। अगले 2 साल में जब तक वो जीवित रहे उन्होंने अपनी इस बुआ को बार बार याद किया। हमीदा बानो भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रही। 1 साल बाद 1604 में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अकबर ने उनके शोक में अपने सिर के बाल और दाढ़ी कटवा दी। रेहान फजल।